हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष आपका ऑनलाइन एजुकेटर। वेलकम टू जीटेक पॉली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 सेमेस्टर में चलने वाला पॉलिटेक्निक मैकेनिकल प्रोडक्शन में एक सब्जेक्ट सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, उसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जिसकी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। बच्चों के कमेंट्स बहुत कम हैं। क्या आप लोगों को या तो ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है या फिर आप लोगों के पास टाइमिंग की शॉर्टेज है, क्या इशू हो सकता है? देखिए, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि सर हम इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्लीज़ उस कमेंट करके बताइए ज़रूर। क्योंकि मैं अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो अपलोड करने से फ़ायदा क्या? सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल पे, जो जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसकी प्रॉपर यूनिट वाइज नोट्स भी अपलोडेड हैं। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज करके जितना नोट्स मैं बना पा रहा हूँ उतना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। बेटर से बेटर, बिल्कुल डेप्थ में, बेस से, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम टाइम पे अगर आप लोग वीडियो लेक्चर्स को भी सिर्फ ध्यान रखोगे तो भी आप समझ जाओगे कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली। आपको ज़्यादा डाउट आएगा ही नहीं उसमें। बेसिक से मैंने सारी चीज़ें विद डायग्राम, थ्योरी बेसिस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे उसे परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी डिवाइस को, वो सारी चीज़ें मैंने करी। लेकिन बच्चों, जब तक कमेंट नहीं आएगा, पता कैसे पड़ेगा कि उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो लेक्चर से बनाना, अपलोड करना ही सब कुछ नहीं होता है। अब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग, तभी तो सामने वाले को पढ़ाने में फील आएगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट मीन्स काम किया जाना चाहिए और आगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइमिंग का शॉर्टेज है, मानते हैं कि आपका फाइनल सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है, देन आफ्टर बहुत से बच्चे हायर एजुकेशन बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। बहुत से बच्चे हैं जो डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट एसएससी की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कनेक्शन होना ज़रूरी है। कनेक्ट रहेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे से, चैनल से, उतने ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिवली नॉलेज मिलेगी। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस पे, थ्योरेटिकल बेस पे जितना हो पाएगा मैं उतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। वीडियो बेसिस पे जितने कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको एक बहुत अच्छा लगा, उस बेस पे उसे कमेंट कीजिए। जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डाउनलोडेड वे में से देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इस वाले सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, सेकेंड ईयर में मैं 4th सेमेस्टर में आरईसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो वो जीटेक पॉली के ऐप पर है। अगर आप चाहिए तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस 199 में उसका प्राइस है, तो आप लोग जीटेक पॉली एप्लीकेशन पर जाके उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन जो 6 सेमेस्टर में है, मानते हैं बच्चे इस टाइम जॉब पर हैं, बहुत से बच्चे 6 सेमेस्टर में ही जॉब पर, 5th सेमेस्टर में ही जॉब पर चले जाते हैं। लेकिन डिप्लोमा की डिग्री तो चाहिए ना आप लोगों को। जॉब भी कर रहे हो तो वो डिप्लोमा बेसिस पे ही कर रहे हो। वहाँ पर भी तो आप लोगों ने ये बोला होगा ना, कॉलेज से एनओसी दे दिया होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या कॉलेज वालों को कोई इश्यू नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है आपको जॉब करने पर। लेकिन अगर आप जॉब करोगे तो डिप्लोमा बेस पे ही तो कर रहे हो। एक टाइम के बाद आपने बोला होगा कि जैसे डिप्लोमा के एग्जाम्स कंप्लीट होंगे आप लोगों को डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम कंप्लीट होंगे, डिग्री तो तब मिलेगी ना जब सब्जेक्ट क्लियर होंगे आप लोगों के, ऑल क्लियर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग ऑल क्लियर हो गए। लेकिन इसी तरीके से बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस आप लोगों से यही कहना है। ठीक है, टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए। चलिए, तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में ऑलरेडी जो फर्स्ट यूनिट थी, बेसिक इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ कि सीएनसी एनसी डीएनसी मशीन्स क्या होती हैं। सेकेंड जो यूनिट थी सिस्टम डिवाइसेस के बेस पे, जो सॉरी थर्ड यूनिट थी, जो थर्ड यूनिट मैंने बोल दिया था कि वो मैं आप लोगों को लास्ट में, जब ये पूरी यूनिट खत्म होने पर आएगा, पूरा सब्जेक्ट सिलेबस जो है इसका सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का ये खत्म होने पर आएगा, तब मैं जो थर्ड यूनिट थी ऑटोमेशन से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को लास्ट में करा दूंगा। जिसमें पार्ट प्रोग्रामिंग का पार्ट था वो थोड़ा डिटेल में है, लेंदी है, तो अगर मैं उसे अभी लूंगा तो टाइम पे सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको मैं कम टाइम में बहुत ईजी वे में समझाकर आप लोगों को उसको मैं यूनिट को फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो थी बेसिक इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका था। एनसी सीएनसी डीएनसी मशीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट से इतना ही बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, बेसिक इन्हीं के तीनों मशीन्स के बारे में किसी एक को डिटेल में विद डायग्राम, विद एप्लीकेशंस, विद लिमिटेशन, एडवांटेज, एडवांटेज क्या होते हैं वो उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, सेकंड जो यूनिट थी वो थी आप लोगों की कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स अबाउट द सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन की। सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन में जितनी ऑटोमेटिक मशीनें यूज़ की जाती हैं उनका कंस्ट्रक्शनल डिटेल क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। ठीक है, जो थर्ड यूनिट थी, जो मैंने बोला था पार्ट प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो है, या पार्ट प्रोग्रामिंग वाली जो यूनिट है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में कराऊंगा क्योंकि वो थोड़ी लेंदी यूनिट है। ठीक है, देन आफ्टर जो फोर्थ यूनिट थी आप लोगों की सीएनसी मशीन ऑटोमेशन में, वो आपकी चल रही थी। ठीक है, 4 यूनिट जो थी वो थी आप लोगों की सिस्टम डिवाइसेस। मतलब इसका क्या है, सिस्टम डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन में छोटी छोटी डिवाइसें, बड़ी बड़ी डिवाइसें रोल प्ले करती हैं पर्टिकुलर एक ऑपरेशन या मशीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। विदाउट इन डिवाइसेस के
इन डिवाइसेस के बिना कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सिर्फ मशीन लगाने से ही, सेटअप करने से ही कुछ नहीं होता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं जिसका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग वर्क प्रोफाइल होती है, ठीक है। जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, ट्रांसपॉन्डर्स हो गया। अब क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो वहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंसर्स हैं, सेंसर का क्या यूज़ होता है, बिना सेंसिंग किए कोई भी एक्टिविटी गलत अगर हो जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जाना है, ठीक है। अब हमने तो पता नहीं है कि कैसे ठीक किया जाना है, तो उसके लिए क्या है, मैनुअली ऑपरेट नहीं है वो मशीन, ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसड्यूसर्स यूज़ किए जाते हैं जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में बदलता है। ट्रांसड्यूसर का यही तो काम होता है, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में बदलेगा। चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी है तो वाइब्रेशनल एनर्जी में बदल देगा, मैकेनिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल में बदल देगा। तो ये काम किसका होता है, ट्रांसड्यूसर्स का होता है। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप की ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं क्विक रीजन में, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हो चुका था उसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरा तरीका यही रहता है आप लोगों का, कोई भी नई वीडियो शुरू होगी उससे पहले पुराना सेटअप देख लेते हैं कि पुराना, ताकि आप लोग उसको डिटेल में लीड कर पाओ सारा, ठीक है। तो आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट थी वो क्या थी, सॉरी फोर्थ यूनिट जो है वो है सिस्टम डिवाइसेस, जिसमें एक्चुएटर्स, ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स ये था, सेंसर्स था, टेकोमीटर था, एलवीडीटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने बताया था कि एक एलवीडीटी वाला पार्ट और एक ट्रांसड्यूसर्स वाला पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टो इंटरप्टर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोटेंशियोमीटर, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो वर्ड है आप लोगों ने 12th की फिजिक्स सेकंड में भी पढ़ा होगा। 12th में जो फिजिक्स हम लोगों का इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है उसमें एक छोटी सी डिवाइस होती है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आज इसमें इसकी वर्किंग आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रांसड्यूसर का थोड़ा पार्ट पिछली वीडियो में कम रह गया था, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए। देखिए मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को कंटेंट कम हो पाया वहाँ पे, मुझे लगा, तभी मैंने उसे ऐड ऑन किया। लेकिन आप लोग उस बेस पे कमेंट्स नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं देते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मैं चीज़ें मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि एक तरफ से मतलब इनपुट दिया जा रहा है, आउटपुट कम मिल रहा है, तो उतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर्स मैं आज इसको थोड़े डिटेल में और मैं समझाऊंगा। उसके बाद टेकोमीटर, एलवीडीटी को मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मुझे लगा कि इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा समझने में, पढ़ने में आसानी रहे और ज़्यादा मार्क्स ला सके, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को आज मैं समझाऊंगा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। एनकोडर एंड डीकोडर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हो, ठीक है। एनकोडर एंड डीकोडर का क्या काम होता है, एक्सेस ड्राइव्स ये क्या होती हैं, और लास्ट में आपका इस यूनिट में आता है ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम में फर्स्ट यूनिट में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इन दोनों ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का क्या यूज़ होता है, कहाँ ये मेनली जो अगर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इनको अगर अलग अलग किया जाएगा तो एक ही आधार पर किया जाता है, वो होता है फीडबैक सिस्टम। कि अगर हमारी ऑटोमेशन मशीन में फीडबैक सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, अगर हमारी ऑटोमेशन मशीन में सीएनसी डीएनसी मशीन्स में अगर फीडबैक डिवाइस या फीडबैक सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है तो वो हमारी क्लोज लूप सिस्टम हो जाती है। और अगर किसी भी फीडबैक डिवाइस या किसी भी फीडबैक सिस्टम का यूज़ नहीं हो रहा है तो वो हमारी क्या होती है, ओपन लूप सिस्टम होती है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स डायग्राम्स के बेस पे आज ओपन लूप और क्लोज लूप को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर में, जितना हो पाएगा जल्दी से जल्दी कवर करते हैं और इस यूनिट को खत्म करने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। डे बाय डे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, आप लोग उसी बेसिस पे नोट्स बनाते जाइए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर तो होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स का होता है, 50 से 55 मिनट्स का हो जाता है। तो डेली बेसिस पे आप स्पीड में भी अगर समझने की कोशिश करके नोट्स बना लेंगे तो भी आपको आसानी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे उस सब्जेक्ट के नोट्स। अगर आप लोगों के पास उस सब्जेक्ट के नोट्स हैं जो आप लोगों ने खुद से हैंड रिटन निकलवाए हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ प्रिंट करवा लेंगे। बेटा प्रिंट कराने से कोई फायदा नहीं है, प्रिंट कराने से आपको बना बनाया सब कुछ मिल गया, आपने खुद से मेहनत कहाँ करी, उनको आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ जाओगे, एग्जाम में दे आओगे। लेकिन अगर नॉलेज लेनी है तो देखो मैं कहूंगा कि आप लोग खुद से नोट्स बनाएं, प्रिंट निकलवा लीजिए, लेकिन खुद से समझ के अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मेरा मेन मोटो यही रहता है कि बुकिश लैंग्वेज तो छापनी होती नहीं है, वो तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें बुक से ही हो जाएंगी तो आप लोग स्कूल कॉलेज क्यों जाओगे, टीचर्स की नीड क्यों पड़ेगी, सारा काम बुक से ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टीचर और जो आपका गाइडेंसर होता है वो आपको बताता है कि लिखने का तरीका क्या होता है, एग्जाम में लिखने का क्या तरीका होता है। बहुत से बच्चे पॉलिटेक्निक की कॉपीज़ को लिख ही नहीं पाते ठीक से,
फिर वो बोलते हैं सर हम एग्ज़ाम तो पूरा करके आए थे लेकिन हम लोगों को एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं मिले। तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे कहाँ से? आप लोगों को मानते हैं कंटेंट आता है, क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर को सामने वाले के सामने रखोगे कैसे? कॉपी को प्रॉपर सँभालने का तरीका आप लोगों को अभी ठीक से नहीं पता है, ठीक है? जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं क्लास में तो उनको सबसे पहले बिठाला जाता है कि सबसे पहले उनको बैठने का तरीका उनको बताया जाता है कि बेटा क्लास में ऐसे बैठा जाता है, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर और क्लास का एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं घर के एटमॉस्फेयर में थोड़े ज़्यादा घुले-मिले होते हैं तो उन्हीं की छवि क्लास में दिखती है, तो उससे क्या होता है एटमॉस्फेयर में थोड़ी हेर-फेर होता है, तो वो जो सही नहीं होता, पढ़ाई पे उससे फ़र्क पड़ता है। सेम उसी तरीके से आप लोगों को एक खुद से लिखना और बने-बनाए नोट्स का पीडीएफ मिल जाना, दोनों में फ़र्क है। अगर पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग तैयारी कैसे करोगे? ठीक है? तो आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, बहुत ईज़ी वे में मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को, अगर वीडियो लेक्चर भी देख लोगे ना हाई वॉल्यूम में लीड लगाकर आप लोग, तो आराम से आप लोगों को वहीं का वहीं टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फिर लिखने की भी नीड पड़ेगी। और अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो उसको खुद से नोट्स बनाइए, जहाँ-जहाँ मैंने मेन-मेन लाइन समझाई है उनको अपनी वे में लिख लीजिए। हो सकता है कि वो आपके बने-बनाए नोट्स किसी और का भला कर दें आगे चल के। ठीक है ना? क्योंकि वीडियो लेक्चर बनाने का टाइम, वीडियो लेक्चर देखने का इतना किसी के पास टाइम होता नहीं है, लेकिन नोट्स जो बन जाएँगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम पे आप वीडियो लेक्चर तो देख नहीं पाओगे। तो नोट्स अगर हाथ में रहेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा रहेगा, ठीक है? तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक्वेटर समझा दिया था, ठीक है? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है? आप लोग इसको समझिएगा। एक्वेटर्स को मैंने बहुत बेसिक से बिल्कुल डेप्थ से मैंने समझाया था कि एग्ज़ैक्टली एक्वेटर्स का काम क्या होता है, ठीक है? ये डायग्राम्स बेस पे आप मैंने को बताया था। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में बनना है तो आप रेक्टेंगल बनाओ, आप ट्रायंगल बना सकते हो और सर्कुलर बना सकते हो। जैसी आप लोगों को शेप की मतलब नीड हो वैसी आप लोग यहाँ पे बना लो, ठीक है? तो एक्वेटर्स मैंने समझा दिया था जिसमें हम 3 टाइप की एनर्जी इनपुट के फॉर्म में देते हैं। न्यूमैटिक यानी कि वायवीय, न्यूमैटिक का मतलब वायवीय यानी एयर, हाइड्रोलिक का मतलब होता है द्रवीय, ठीक है? द्रवीय क्या होता है और इलेक्ट्रिकल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था एक्वेटर्स के बारे में कि एक्वेटर का क्या रोल होता है। ठीक है? एक्वेटर की मैंने प्रॉपर जो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्वेटर की क्या होती है, ताकि 3-4 लाइनें यहाँ दिख जाएँगी आप लोगों को, तो उनसे 2-3 लाइनें और खुद से आप बना सको, ठीक है? तो मैंने एक्वेटर की डेफिनिशन बहुत बेसिक से लिखी हुई थी कि एक्वेटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ मोशन बाय कन्वर्टिंग एनर्जी एंड सिग्नल्स गोइंग इनटू द सिस्टम। मतलब एक्वेटर एक ऐसी उपकरण या एक ऐसी डिवाइस है जो सिस्टम में जाने वाली ऊर्जा और संकेतों को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करता है। गति का मतलब मोशन। हम एक टाइप की एनर्जी उसमें इनपुट में देते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलता है? मोशन मिलता है, ठीक है? तो मैंने बताया था जितनी भी डिवाइसेज़ हैं ये एक टाइप की एनर्जी इनपुट में लेती हैं और सेकंड यानी दूसरे टाइप की एनर्जी हमें आउटपुट में देती हैं, ठीक है? तो एक्वेटर्स को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था विद डायग्राम। इसके बाद ट्रांसड्यूसर पे आया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस चीज़ को देखिए ट्रांसड्यूसर का क्या यूज़ होता है। ये भी एक टाइप की एनर्जी को सेकंड टाइप या दूसरे टाइप की एनर्जी में बदलता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एसी का कर्व है, यानी कि एसी सप्लाई है। एसी में क्या होता है? प्लस माइनस चलता है हमारा, क्रेस्ट और ट्रफ के यानी शृंग और गर्त के फॉर्म में हमारा एसी सप्लाई चलती है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है मिड लाइन से, ये हमारी क्या है? ये मिड लाइन है, ठीक है? मीन लाइन जैसे हम लोग माध्य रेखा जैसे बोलते हैं हम लोग, ये हमारी क्या है? माध्य रेखा यानी कि मिड लाइन, मीन लाइन भी बोलते हैं इसके, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आप हाइट देखिएगा, तो इनपुट में क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 सिग्नल्स जा रहे हैं, मतलब 3 वेव्स जा रही हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ कि 3 सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन जब इसको ट्रांसड्यूसर से या कंट्रोल सिस्टम से या मेन जो ट्रांसड्यूसर इसके अंदर लगा होता है, ठीक है ना? तो जब इससे पास किया जाएगा तो वही जो 3 सिग्नल थे कितने में बदल गए? 4 में बदल गए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, 3 से 4, ये जबकि ऐसी थ्योरी में नहीं लिखा जाना है, लेकिन समझने के लिए। यहाँ पे क्या था? एम्पलीट्यूड, आयाम क्या था? जो हम लोग एनर्जी दे रहे थे उसका आयाम क्या था? एम्पलीट्यूड क्या था? ठीक है? उसकी रेंज क्या थी? उसकी परास, हिंदी में बोलते हैं रेंज को, परास क्या थी? ठीक है? आउटपुट में जब मिलेगा तो उसकी क्या रेंज हम लोगों को आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ तो यहाँ पर क्या था? लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर का यूज़ क्यों होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। जो हमारी साउंड होती है उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी है ना पिच को बढ़ाने के लिए हम लोग लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। और इनपुट में माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन नॉर्मली छोटी वॉइस के लिए यूज़ किया जाता है जिसका पिच और एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, आयाम बहुत कम होता है। अगर हमें उसको उसके आयाम को बढ़ाना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर पर्टिकुलर कोई एक ऐसी डिवाइस नहीं है, उसको सिस्टम्स में अप्लाइड किया जाता है। छोटे से ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, उनको सिस्टम या डिवाइस में लगाया जाता है। तो एम्पलीफायर का यूज़ आप लोगों ने सुना होगा, ये डीजे सिस्टम वगैरह, डीजे साउंड में एम्पलीफायर लगाया जाता है, जहाँ से छोटी सी वॉइस को नॉर्मली हम लोग उसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल का अगर वॉइस सुनो आप लोग तो नॉर्मली हम लोग आराम से सुन सकते हैं, लेकिन अगर उसी को हम लोग डीजे साउंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या लगा होता है? उसमें एम्पलीफायर लगा होता है, और एम्पलीफायर के अंदर
ट्रांसड्यूसर लगा होता है। तो वो क्या करता है, जो एनर्जी इनपुट में आ रही है वो जस्ट माइक्रोफोन के वेव माइक्रोफोन जो है उतने छोटी रेंज में आ रही है, लेकिन उसको जब बड़ा करके बहुत लाउड में अगर हमें सुनना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज करते हैं जिसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है। तो वो इसकी रेंज को, इसके एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में बढ़ाकर हमें वॉइस को सुनाता है। तो इसका जो रेंज होता है आप लोग देखोगे वहां से इसी सप्लाई कितनी थी और यहाँ पे इसका रेंज या हाइट कितनी हो जाती है मिड लाइन से। तो ये मेनली ट्रांसड्यूसर का यूज होता है, ठीक है। मैंने इसके बाद आप लोगों को बताया था ट्रांसड्यूसर की एक बेसिक डेफिनेशन, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दी थी कि क्या यूज होता है। अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी से दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत बेसिक में बता दिया था, आप लोग इसे एक बार रिवाइज कर लेना, लास्ट प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, आप लोगों के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज बेटा प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट की बेस पे ही चीजें समझ में आती हैं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। उसके बाद आता है, ये मैंने अलग से ऐड ऑन किया है लास्ट वीडियो में, अगर आप देखोगे ट्रांसड्यूसर वाली या ये वाले चैप्टर की जो वीडियो है आप उसको, उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐड ऑन किया है, मुझे लगा कि ये ऐड ऑन करना चाहिए था। तो मेनली अगर मैं ट्रांसड्यूसर को क्लासीफाई करूंगा, मैंने वहां पे डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर के नेम लिख दिए थे कि क्या क्या कितने प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, लेकिन ट्रांसड्यूसर को नेम लिखने यानी प्रकार बताने से पहले उनके कुछ आधार या उनके बेस कुछ डिसाइड किए जाते हैं कि उन ट्रांसड्यूसर को किन आधारों पर अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर में सबसे पहला वाला जो आता है वो आता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर, अगर मैं इससे पहले भी बेसिक में और चलूं तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, देखिए अगर ट्रांसड्यूसर को आप लोगों को और बेसिक से समझना है तो यहां से दिख रहा है, ठीक है। देखिए ट्रांसड्यूसर, अगर इसे आप लोगों को बेसिकली क्लासिफाई करना है या इसको वर्गीकृत करना है तो आप लोग बेसिक से समझ सकते हो कि मेनली ट्रांसड्यूसर को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, मेनली दो, फिर उसके बाद उनमें और ज्यादा मतलब क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो मेनली लेकिन जो ट्रांसड्यूसर होता है वो आप लोगों का दो प्रकार से डिवाइड होता है। पहला प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी, आपको फॉन्ट साइज ठीक है, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यानी प्राइमरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक ट्रांसड्यूसर यानी कि ऐसे, ये कौन से ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ऐसे ट्रांसड्यूसर होते हैं जो इनपुट हमसे लेते हैं एक फॉर्म एनर्जी का, और आउटपुट में जो हम लोगों को एनर्जी देते हैं वो मेजरेबल नहीं होती है, मतलब उसको हम डायरेक्टली कंफर्म नहीं बोल सकते कि इस ट्रांसड्यूसर ने हमें जो आउटपुट में वैल्यू दी है वो पूरी तरीके से सही वैल्यू हम लोगों को दी है, ठीक है। तो इस बेस पे जो ट्रांसड्यूसर डिसाइड किए जाते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों के प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों का जो सेकंड है वो कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम से समझा दूंगा, अभी बेसिक मैं लैंग्वेज बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये ट्रांसड्यूसर को मैं इसलिए डिटेल में लेके चल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, देखिए जो इनपुट हम लोगों ने प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में दिया, अभी मैं ब्लॉक डायग्राम में बताऊंगा आप लोगों को, जो इनपुट हम लोगों ने प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में दिया और उससे हमें जो आउटपुट मिला, वो जो आउटपुट था वो हमारा कंफर्म आउटपुट नहीं था, उस पर मतलब हम लोगों को शंका थी, डाउट थी कि इसने जो आउटपुट हमें दिया है वो आउटपुट पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है। लेकिन सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कौन सा होगा, वो आउटपुट होगा सबसे पहले, इससे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और उसे वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट देगा सेकेंडरी वो मेजरेबल होगा यानी मापने योग्य होगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आप लोगों का अगर मैं बेसिक डायग्राम बेस पर अगर मैं समझाऊं तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, ये आप लोगों का प्राइमरी ट्रांसड्यूसर,
दिख रहा है आप लोगों को फॉन्ट साइज? ठीक है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, ये आप लोगों को इनपुट एनर्जी आप लोगों ने दी, इनपुट एनर्जी के फॉर्म में किसी भी टाइप की एनर्जी जा सकती है। ठीक है, हम लोग वैसे जो मोस्टली ट्रांसड्यूसर्स में यूज़ करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, एसी सप्लाई को यूज़ कर रहे थे। तो हम लोग ट्रांसड्यूसर्स में एसी सप्लाई को ही यूज़ करते हैं, अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को भी मैंने बहुत बेसिक में डिटेल में थोड़ा बहुत समझा दिया था कि एग्जैक्टली हम जो सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो सप्लाई है क्या, एसी सप्लाई होती क्या है, डीसी सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो उस चीज़ में आप लोगों को मैंने उसको समझा दिया था। तो इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को देते हैं। अब इससे हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस लगी होगी जो हमें आउटपुट देगी। ठीक है, और वो मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो हम लोगों को पता पड़ जाएगा कि वो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो नॉन मेजरेबल है, यानी कि मापने योग्य नहीं है। यहाँ पर मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, मापने योग्य नहीं होता, यानी कि नॉन मेजरेबल है वो। ठीक है, यानी हम लोगों को जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से वो हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा सॉरी, वो क्या होगा, वो मापने योग्य नहीं होगा। ठीक है, मापने योग्य हमारा कौन सा होगा, वो मिलेगा हम लोगों को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से। एक मिनट, चलिए अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को इस बेस पे अभी मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, पहले डायग्राम समझा देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का ये हो गया डायग्राम, आप लोग इस बेस पे दिखा सकते हो कि हम लोगों ने इसको एसी सप्लाई दी, यहाँ बीच में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और इसने हमें जो आउटपुट में दिया वो हमारा मतलब आउटपुट जो था वो मापने योग्य नहीं होता, इसमें हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो मापने योग्य नहीं है। अब हमें मापने योग्य के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमें आउटपुट चाहिए हमें मापना तो कन्फर्म तो करना पड़ेगा ना कि आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो इसी के अब हमारा मैं चाहूं तो इसमें मैं आगे जोड़ सकता हूं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को, लेकिन अलग से दिखा सकता हूं। अब जो ये वाला आउटपुट होगा जो नॉन मेजरेबल है, जिसे मापा नहीं जा सकता, ये इनपुट हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के लिए। ठीक है, इनपुट हो गया, इसे हम क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे इनपुट की फॉर्म में। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर वो क्वांटिटी आएगी जो हमें आउटपुट में मिली थी प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से। ठीक है, तो उसको हम लोग यहां लिख देंगे नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम लोगों को मिली होगी। ठीक है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, और जो हमें आउटपुट में अब मिलेगा इससे वो होगी क्वांटिटी आउटपुट में, वो होगी मापने योग्य, उसे हम लोग आसानी से माप सकते हैं या उस पर कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ ये हमारा ये जो हमारा वैल्यू मिली है हमें आउटपुट में सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से, वो क्या है, हमारा आउट मापने योग्य है, उसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आप लोगों का, एलवीडीटी। यही एलवीडीटी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझाया भी था डिटेल में, कुछ चीजें इसमें और रह गई थी वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वेट ट्रांसड्यूसर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा इनपुट जो दिया जाता है वो एसी सप्लाई के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है, यानी एक टाइप की एनर्जी दी जा रही है, और आउटपुट में हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या मैकेनिकल क्वांटिटी या जो भी मिलेगी वो मेजरेबल नहीं होगी, मापने योग्य नहीं होगी। उसी बेस पर फिर हम लोगों ने सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को पढ़ा। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से आने वाले आउटपुट को इनपुट के फॉर्म में लेते हैं, यानी जो भी यहाँ पे हमें नॉन मेजरेबल क्वांटिटी मिली होगी जो मापी नहीं जा सकती है, उसको हमने यहाँ पे रखा, और जब वो प्रोसेसिंग किया उसने सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर ने, और उसने जो हमें आउटपुट में दिया वो क्या हो गया हम लोगों का मेजरेबल में बन गया, यानी मेजर किया जा सकता है इसको, इस पर कंफर्मेशन बोल सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू ठीक होगी, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने एलवीडीटी बता दिया। ठीक है, सेकेंड जो था कि आप लोगों को और कैसे बताया जा सकता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, ये है पहला एक्टिव ट्रांसड्यूसर, आप लोग ऐसे समझ लीजिए या फिर इस तरीके से समझ लीजिए।
जो मैंने पहले वाले बताए थे प्राइमरी और सेकेंडरी, वो तो मेन है ही है कि हम लोगों को जो वैल्यू पहले मिलेगी वो इनपुट में आउटपुट में क्या है, फिर सेकंड में क्या मिलेगी, तो उस बेस पे वो था। लेकिन मेनली उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन नाम से अगर आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर को समझाओ, फिर आप कहोगे सर आपने तो एक्टिव और पैसिव बताया था, तो प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ से आ गया, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, ये वाला आ जाए या उधर पीछे वाले आ जाए, आप लोग दोनों से कर सकते हो। तो इसमें क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर में एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर जिन्हें ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं पड़ती है। क्या मतलब है इसका, मतलब कुछ ऐसे ट्रांसड्यूसर्स भी होते हैं जो, या कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिनके अंदर वो ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं या ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं, जिनके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स या बाह्य कार्य उसके ऊपर नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ जो भी वहाँ एक्टिविटी को हमें परफॉर्म कराना है, जिससे आउटपुट लेना है, उसके कॉन्टेक्ट में उस डिवाइस को लाया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उसे सेंस कर लेगा। ठीक है, हमने कोई एक्सटर्नल उस पर कोई वर्क नहीं करेंगे, कोई एक्सटर्नल उसे डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, जैसे हम लोग ट्रांसड्यूसर में अभी एसी सप्लाई प्रोवाइड करा रहे थे, इसमें ऐसा कोई सप्लाई नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेंसेशन, सेंसेशन मतलब फील करके ही वो उसको बता देगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं तो वो क्या हो सकता है, थर्मोकपल और थर्मोमीटर। थर्मोकपल और थर्मोमीटर दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइसेस हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइसेस है। उसमें क्या होता है, जैसे थर्मामीटर में क्या होता है, हम लोगों को फीवर होता है या किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फीवर होता है तो हम लोग अपने माउथ में या बॉडी पे हम लोग उसे थर्मोमीटर को लगाते हैं। उससे क्या होता है, अब हम लोग कोई एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दे रहे हैं ना उसको, वो टेम्परेचर को ऑटोमेटिक सेंस करेगा और जो उसके अंदर मर्करी है, उसके अंदर जो पारा है, वो क्या करेगा, वो अपने एक लिमिट तक पहुंच के बता देगा कि आपको इतने डिग्री फॉरेनहाइट या इतने डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों को टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये किसमें हम लोगों को, तो उसमें कौन किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, उसमें हमारा एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, उसी तरीके से आपका आता है सेकेंड पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसमें हम लोग एक्सटर्नल पावर का यूज कर रहे थे, इसमें एक्सटर्नल पावर की कोई नीड नहीं थी। लेकिन पैसिव ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिसमें हम लोगों को एक्सटर्नल पावर की नीड पड़ती है। ऐसी ट्रांसड्यूसर जिन्हें ऑपरेट करने के लिए या ऑपरेट होने के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड होती है, और यहाँ पर एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं पड़ती है। इन दोनों के आधार पर, एक्सटर्नल पावर के आधार पर इन दोनों ट्रांसड्यूसर को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं आप लोगों के, एग्जाम्पल आ सकता है आपका टेकोमीटर। टेकोमीटर कौन सी डिवाइस होती है, ये आप लोगों के सिलेबस में है। टेकोमीटर आप लोगों की एक ऐसी डिवाइस होती है जो रोटेशनल करने वाली वस्तुओं के आरपीएम को ज्ञात करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आप लोगों की मैकेनिकल कोई शाफ्ट है, वो हम लोगों को बताना है कि इसे कितने आरपीएम से चक्कर लगा रही है, या राउंड पर मिनट, रिवोल्यूशनल पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट कितने हैं उसके, यानी एक मिनट में वो कितने चक्कर लगा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो टेकोमीटर के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल पावर उसको देनी पड़ती है। ठीक है, तब ये टेकोमीटर हम लोगों को आरपीएम बताता है। चलिए, आई होप आप लोगों को मेनली दो ट्रांसड्यूसर जो मुझे लगे थे कि एड ऑन करने चाहिए थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। इससे पहले वाले जो थे प्राइमरी सेकेंडरी, वो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर मैंने पहले नहीं बताया था आप लोगों को, सिर्फ मैंने टाइप्स बता दिए थे। तो लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ चीज़ें थी जो उसमें नहीं है, और कुछ चीज़ें इसमें हैं जो उसमें नहीं थी। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर में मैंने सभी के क्लासिफिकेशन का बेस नीड रखा हुआ है कि यहाँ पे मैं किस बेस पर इसको कर रहा हूँ। तो पहला जो है वो है रजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। रजिस्टिव का मतलब होता है प्रतिरोध। रेजिस्टिव क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, जो करंट की वैल्यू को या करंट की मात्रा को कम करता है। हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं ना, कि अगर करंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और हमें लास्ट में आउटपुट में करंट कम चाहिए, या उसकी जो क्वांटिटी है या उसकी एम्पलीट्यूड है वो कम चाहिए, तो हम लोग बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आर शो कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे इस वायर में, यहाँ पे बीच में इतने पोर्शन में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस से की वजह से जो आई करंट आ रहा था, I1 करंट आ रहा था इस वायर में इनपुट में, अब यहाँ पे I1 नहीं आएगा, I2 हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगा होता तो I1 करंट ही आता। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, और ये इसकी जो वैल्यू होगी, जो I2 की वैल्यू होगी वो कम होगी I1 से, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध, प्रतिरोधी इसे बोलते हैं हिंदी में। ये करंट की वैल्यू को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। तो उसी आधार पे क्या है, उसी आधार पर रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर को हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रतिरोधी प्रकार के
ट्रांसड्यूसर, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधी प्रकार के ट्रांसड्यूसर हमारे कौन कौन से होते हैं। इसमें दो प्रकार के आते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन आप पूरा पढ़िए, लेकिन इसमें से सारे आप लोगों को वर्किंग में नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक डिवाइस को बोलते हैं सर इसे मुझे डिटेल में समझना है, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे चल रहे हैं, तो मेरे को अभी जितना लगता है कि एग्जाम के ओरिएंटेड कितना पोर्शन आप लोगों को कवर अप कराना है, ताकि टाइम से पहले आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद में रिवीजन करा सकूं, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़े करते हैं। तो इसमें आप लोगों का रजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर में कौन से दो आते हैं, एक तो आता है थर्मिस्टर एंड रजिस्टिव, ठीक है, दूसरा है थर्मोमीटर एंड फोटो ड्राइव सेल, ठीक है। ये तो जिसमें थर्मोमीटर का नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ट्रांसड्यूसर हैं इसमें। सेकंड है इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव में जो आता है वो आता है एलवीडीटी है, जिसमें इसको मैं डिटेल में अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन से टाइप का ट्रांसड्यूसर आता है, ये इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर आता है, यानी कि एक तरीके की उत्प्रेरकता के बेस पर, ठीक है। एलवीडीटी, एडी करंट को हम लोग बोलते हैं भंवर धारा। भंवर धारा हम लोग जो मतलब ट्रांसफार्मर में एडी करंट होता है, भंवर धाराएं होती हैं। वो भंवर धाराएं कौन सी होती हैं, जो प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट जब एसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन करंट वहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी फॉर्म में चला कहाँ से आता है, म्यूचुअल इंडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे जो एडी करंट होता है, वहाँ कौन कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं, यानी कि एडी करंट उत्पन्न होता है। तो उस बेस पर कोई मतलब ट्रांसड्यूसर है जैसे हम लोग बोलते हैं एडी करंट गेज, यहाँ पे भंवर धाराओं का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। कैपेसिटिव, कैपेसिटर क्या होता है, करंट को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग। तो उसी बेस पे कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर में हमारे तीन आते हैं। कैपेसिटिव प्रेशर गेज, यहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए ट्रांसड्यूसर यूज किया जा रहा है, ठीक है। पैरा इलेक्ट्रिक गेज एंड कैपेसिटिव माइक्रोफोन, माइक्रोफोन यूज हो रहा है, दैट मीन साउंड के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के तीन हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर, यानी वोल्टेज का डिफरेंस या वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए अगर हम किसी ट्रांसड्यूसर का यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा आप लोगों का, वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर, जिसमें आप लोगों के दो टाइप के आते हैं। प्रेशर वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि प्रेशर के वजह से जो वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरा पोटेंशियोमीटर सेंसर, जो पोटेंशियोमीटर ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है, तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। ये वाला जो है पोटेंशियोमीटर सेंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर मापी। पोटेंशियोमीटर यानी कि मीटर का मतलब हो गया मापने के लिए, और पोटेंशियो का मतलब होता है विभव, यानी कि विभवांतर। करंट क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव के वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। तो ये है, तो इसे मैं कराऊँ, ठीक है। जो कराने का होगा मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ कराऊंगा, बाकी को आप लोग क्लासिफिकेशन में सिर्फ याद करना है, नाम उनके याद रखने हैं। इनका बेस जरूर ध्यान रखना है कि इनको किस बेस पे उतारा गया है, या इनको किस में क्लासीफाई किया गया है। मेन हेडिंग को जरूर इस बेस पे अगर आप लोग क्लासीफाई करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। उनमें से हो सकता है वो पूछेगा कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझाइए उनमें, और इसका क्लासिफिकेशन देते हुए किसी एक को चित्र सहित समझाओ, ठीक है। तो मैं कई सारे ट्रांसड्यूसर को आपको विद डायग्राम समझा दूंगा, लेकिन क्लासिफिकेशन ऐसे ही दीजिएगा, डायरेक्टली नाम मत लिख देना, बस नाम पहले हेडिंग बनाइएगा। वोल्टेज डिवाइडर ट्रांसड्यूसर, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, वोल्टेज प्रोडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर में कौन कौन से ट्रांसड्यूसर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है आप लोगों का, एक तो आ रहा है थर्मोकपल। नॉर्मली ये थर्मोकपल क्या था, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर था, जिसमें आप लोग मैकेनिकल एक्सटर्नल सोर्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। रोटरी मोटर टैकोमीटर, देखो मैंने बताया था कि टैकोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, किसी डिवाइस के आरपीएम, अगर कोई शाफ्ट है, कोई मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसके आरपीएम राउंड पर मिनट हमको बताने हैं, तो उसके लिए हम लोग टैकोमीटर का यूज करते हैं। तो रोटरी मोटर, यानी कि मोटर क्या करती है, रोटरी मोशन करती है, उसकी जो शाफ्ट होती है, तो उसके लिए हम लोग टैकोमीटर यूज करते हैं। तो टैकोमीटर को मैं आप लोगों को बता दूंगा। पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मेन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेनली मैं तीन को ही डिफाइन करूंगा, एलवीडीटी, पोटेंशियोमीटर और टैकोमीटर को। बाकी मैंने एक्चुएटर्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है क्या है उसमें, ठीक है। ये हमारा एलवीडीटी, जिसकी फुल फॉर्म थी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ये जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सिर्फ इसी के नाम से पूछा जाता है, या तो नाम इसी का दे देगा, या बोल देगा किसी एक
मतलब इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर के अंदर कौन सा आता है, क्योंकि एलवीडीटी किस टाइप के ट्रांसड्यूसर के अंदर आ रहा था, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर के अंदर आ रहा था एलवीडीटी। डायरेक्टली नाम नहीं है एलवीडीटी, ये किस प्रकार के उसमें आ रहा है ट्रांसड्यूसर में, इंडक्टिव टाइप, यानी कि इंडक्टिव मतलब प्रेरक के बेस पे, प्रेरक के आधार पर, तो उसमें हम लोग एलवीडीटी होते हैं। तो डायरेक्टली अगर नाम पूछ लेता तो अच्छी बात है कि सर डायरेक्टली एलवीडीटी आ गया, लेकिन अगर ये बोल दिया कि किसी एक इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर का चित्र से वर्णन करो, तो आप लोग एलवीडीटी को समझा सकते हो, क्योंकि इसे मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हो चुका था एलवीडीटी बेसिक में, लेकिन कुछ चीजें थी जो मैंने आप लोगों को वहाँ उस टाइम नहीं हो पाई थी, तो आज इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एलवीडीटी की जो असेंबली होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, 3D में मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे आप। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि एलवीडीटी की जो अंदर से कैसा होता है और बाहर से इसकी जो कोर होती है, बाहर से इसकी जो आउटर सरफेस होती है, बाहर सतह होती है, वो कैसी होती है। ठीक है, इसमें हमारी मेनली अगर मैं बात करूँ तो जो मेन जो पार्ट्स होते हैं, देखिए हमारे मेन पार्ट्स में यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से होते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मेन पार्ट्स अगर से मैं डायग्राम बेस पर देखूं कि कौन कौन से इसमें मुख्य भाग हैं इसके, तो पहला भाग तो हमारा ये है कि स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, आप देख पा रहे होगे अगर मैं इसे कंप्लीट करूं पूरा इस तरीके से, 3D में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इसे मैंने क्रॉस सेक्शन वाइज दिखाया हुआ है, लेकिन आप पूरा देखना चाहो तो इस तरीके से आप डॉटेड को थोड़ा दिखा सकते हो, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, बनाने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा कौन सा पार्ट हो गया, एक तो यही हो गया हाउसिंग। ठीक है, पहला पार्ट हो गया स्टेनलेस स्टील हाउसिंग। ठीक है, यानी इसकी जो आउटर सरफेस है, इसकी जो आउटर हमारी स्टेनलेस हमारी वो है, वो किस मेटल की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब जब आप इसे हेडिंग में लिखोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का, जब आप इसको समझाओगे तो आप लोग क्या करोगे, इसमें मैं इस लेक्चर में सिर्फ एलवीडीटी को ही डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ये जो ऊपर की जो कोर है, आउटर जो सरफेस है, वो किस मेटल की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब आप इसे थोड़ा इलेबोरेट कैसे करोगे, इसे थोड़ा एक्सपेंड कैसे करोगे, लाइंस को बढ़ाओगे कैसे, थोड़ा स्टेनलेस स्टील के बारे में समझा देना कि स्टेनलेस स्टील एक ऐसी धातु होती है जिस जो आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाकर बनाई जाती है, और ये एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगती है। मोस्टली वे चीज़ें, वे टूल जिनमें जंग ना लगे, उसके लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। तो एलवीडीटी की आउटर सरफेस को बनाने के लिए जिस मेटल का या जिस धातु का यूज़ किया जाता है, वो स्टेनलेस स्टील हाउसिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लाइनों को थोड़ा बढ़ा सकते हो, लाइनों को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला पार्ट तो हो गया इसका स्टेनलेस स्टील। दूसरा है हमारा कॉइल, यानी कुंडली। और कॉइल्स इसमें हमारी मेनली जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। चलो मैं आपको दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा यहाँ ऑकवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलवीडीटी को लिखना कैसे है, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर्स के जो मतलब कि वर्ड्स हैं वो आप लोगों को ध्यान में रहे। मेन पार्ट्स कौन कौन थे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट था वो था स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हाउसिंग। ठीक है, यानी इसकी जो आउटर हाउसिंग थी वो किसकी थी, हमारी स्टेनलेस स्टील मेटल की बनी हुई थी। दूसरा पार्ट इसका हमारा क्या था, कॉइल्स। कॉइल्स को आप लोग है ना दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें हमारा जो पहला भाग था वो क्या था, प्राइमरी कॉइल, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। ठीक है, एंड जो सेकंड है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल है। आप लोग इसे दिखा सकते हो क्योंकि डायग्राम में उसे पी से दिखाया हुआ है। ठीक है, कि इसे चित्र में पी सिंबल से दिखाया हुआ है। सेकेंडरी है हमारा, सेकेंडरी द्वितीयक। सेकेंडरी कॉइल इसका क्या है नाम हिंदी में, द्वितीयक कुंडली। इसे हम लोग S1 और S2 से दिखाया हुआ, दैट मीन्स वहाँ पे दो सेकेंडरी कॉइल हैं, बीच में प्राइमरी कॉइल लगी हुई है, दोनों साइड में सेकेंडरी कॉइल्स लगी हुई हैं। ठीक है,
तो इस बेस पर आप लोग इसको बता सकते हो कि हमारा जो मतलब एलवीडीटी है वो मेन कौन से पार्ट्स होते हैं। और एलवीडीटी ही नहीं, आप लोग है ना किसी भी टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग को सबसे पहले उसके पार्ट्स के बारे में वहाँ पे डिफाइन करिए कि वहाँ पे पार्ट्स में क्या कराया जाता है, पार्ट्स में कौन कौन से मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे और क्या पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें, सेकेंडरी कॉल, प्राइमरी कॉल, ये हो चुका है। इसके बाद हमारा अंदर वाला पार्ट है फेरोमैग्नेटिक कोर। तीसरा जो मेन पार्ट है वो क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक कोर, ठीक है। या आप फेरोमैग्नेटिक एक पतली छड़ भी बोल सकते हो कि हमारी ये जो अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक देखो नाम से ही पता पड़ रहा है कि फेरोमैग्नेट का मतलब है इसमें हमारे क्या है, फेरस। फेरस का क्या मतलब होता है, यानी कि आयरन, और आयरन मतलब यूज़ किया जा रहा है इसमें फेरोमैग्नेटिक। आयरन क्यों यूज़ किया जा रहा है, दैट मीन्स अगर हमारी ये वाली जो रॉड है, ये वाली अंदर वाली जो रॉड है, ये हमारी फेरोमैग्नेटिक यानी कि फेरस प्लस मैग्नेट, ये एक ऐसी छड़, एक ऐसी धातु जिसमें आयरन यानी कि लोहे के भी गुण हैं और मैग्नेट यानी चुंबक के भी गुण हैं, ताकि वो करंट को पास करा सके। देखिए टेस्ला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, निकोला टेस्ला, बहुत बड़े इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनकी हिस्ट्री भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जितनी उन्होंने डिस्कवरी की है, जितनी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जितने प्रैक्टिकल्स किए थे, वो वाकई में रियलिस्टिक थे। कह सकते हैं कि मतलब एक इस लेवल के प्रैक्टिकल्स थे। वो क्या मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे थे, बिल्कुल उसी तरीके से उनको वही मतलब कह सकते हो कि एक मतलब मिस्ट्री हो गई, वो गायब हो गए। उनकी ये भी नहीं पता पड़ा कि वो डेथ हुई है उनकी, क्या हुआ है, ठीक है, वो एक मिस्ट्री ही, क्योंकि जिन लोगों के पास एक अलग टाइप की पावर होती है ना, तो वो कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं उनका कुछ मिस्ट्री नहीं पता पड़ता, ठीक है। उसी तरीके से तो वहाँ पे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ना निकोला टेस्ला ने क्या बोला था, एक टेस्ला कॉइल के बारे में वो काम करना चाह रहे थे। क्या था टेस्ला कॉइल, वो क्या होता था, मतलब वो चाह रहे थे कि जितनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो सब वायरलेस हो जाएं, वायर ही खत्म हो जाए। मतलब हम लोग जो कनेक्शन करते हैं किसी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से, तो हम लोग वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन वायर को वो पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं तक उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो आज भी काम कर रही है, जिस बेस पे कुछ टेस्ला बेसिस पे टेस्ला कॉइल, टेस्ला कार बनाई भी जा रही हैं, ठीक है, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयड भी की जाएँ। तो उसमें क्या था, वो एक ऐसी कोर बना रहे थे, एक ऐसी कॉइल बना रहे थे जिसके ऊपर है ना, मतलब मैग्नेट की कॉर थी, उसके ऊपर कॉपर वगैरह की बाइंडिंग करी हुई थी, और जब उस कॉपर बाइंडिंग के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता था तो एक है ना उसके पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर दायरे में क्या होता था, एक है ना करंट का फील्ड, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता था। तो अगर हम किसी भी डिवाइस को अगर उस पर्टिकुलर दायरे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दायरे में जैसे ही लेकर आएंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो कुछ करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव मैं पूरी अर्थ पे पूरी तरीके से चारों तरफ करूं, ताकि किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड ना पड़े, जहां पे भी इंसान चाहे किसी भी बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए और वो अपना कर ले। लेकिन इससे कुछ हार्म्स भी थे, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ नुकसान भी थे, तो इस पर वो पूरी तरह से काम कर नहीं पाए थे, क्योंकि वो एक तरह से मैंने जितना पढ़ा है उनके बारे में, तो बताया जाता था कि उनकी मिस्टीरियस ही वो गायब हुए थे, कुछ उनका पता नहीं था कि क्या हुआ था, डेथ हुआ था, क्या था, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न उनके बारे में नहीं पता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि उनके पीछे की गायब होने की, उनके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, ठीक है। क्योंकि देखो कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनकी मिस्ट्री हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्यों गायब हुए थे, क्या उनकी वजह थी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो पता था कि उनका तो ब्रेन आज भी म्यूजियम्स वगैरह में रखा हुआ है, क्यों वो मतलब ब्रेन में वो उनकी जो सेल्स थी वो हमारी सेल्स के कंपैरिजन में, हमारी ब्रेन की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब लोग थे, उनका आईक्यू लेवल मतलब एक अलग ही टाइप का लेवल था। हम लोग जहाँ ख़त्म करते हैं सोचना, वो वहाँ शुरू करते थे, या जिन हमारी जहाँ शुरू होती है उनके वहाँ ख़त्म होती है, ये कह सकते हो। तो वो अलग टाइप के लोग थे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में पढ़ना, इनसे इंस्पिरेशन लेना, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इनसे इंस्पिरेशन लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद, इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेने से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम लोगों को चीज़ों की डेप्थ में जाने की प्रेरणा मिलती है कि ये डेप्थ तक कैसे। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, बहुत से लोग हैं इनके बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन अपने आप में एक अलग ही मतलब फिजिक्स के और जीव वैज्ञानिक थे वो। उन्होंने एक मतलब कि ये भी बताया था उन्होंने, जेम्स वॉट भी हैं हमारे। तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, आप लोग इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, फिर आप पुराने टाइम याद करोगे। हमारा एक स्कूल का टाइम था जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते थे, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि फेरोमैग्नेटिक का मतलब होता है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसको यहीं दिखा देते हैं। फेरोमैग्नेटिक कोर ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो बनी हुई है फेरस और एक बनी हुई है मैग्नेट।
ठीक है। फेरस का मतलब यहाँ पे हमारा लोहा है और ये है चुंबक। मतलब एक ऐसी छड़ है जिसमें है ना लोहे के भी गुण हैं और चुंबक के भी गुण हैं। अब ये गुण दोनों में यूज़ क्यों किए जा रहे हैं? ताकि जब इसको प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के पास से गुजारा जाए तो इसमें एक है ना ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, यही फोर्स है निकोला टेस्ला भी क्रिएट करना चाह रहे थे। तो फेरोमैग्नेटिक कोर इसमें यूज़ की जा रही है। ठीक है, और अगर कोई पार्ट आपको ऐसा दिखाई देता है, बाकी हम लोग बैटरीज लगाएंगे इसमें, तो आप एक चौथा पार्ट आप लोग इसका बैटरी का भी दिखा सकते हो। बैटरी, ठीक है, जिसमें हम लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे मेनली पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को असेंबली बता दी थी कि इसका मतलब दिखता कैसा है। ये हमारा फेरोमैग्नेटिक कोर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कोर के बीच में इस तरीके से स्लाइड कराया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको स्लाइड कराया जाता है और उस बेस पे जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स में हम लोगों को देखो करंट जो पास कराया जाता है वो प्राइमरी कॉइल में कराया जाता है। एसी सप्लाई जो दी जाती है वो प्राइमरी कॉइल में कराई जाती है और फिर इसे स्लाइड कराया जाता है शेल के अंदर। और सेकेंडरी कॉइल्स में S1 और S2 जो दो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे, उसमें है ना ईएमएफ क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से वहाँ पे हमें आउटपुट में वोल्टेज पता पड़ता है। मतलब इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो रेखीय गति है, रेखीय विस्थापन जो इसमें हो रहा है, उसके बेस पे जो कॉइल्स में वोल्टेज का कितना डिफरेंस आ रहा है। आप लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट छोटे मतलब फिजिक्स में भी किया होगा, 12th वगैरह में, 10th के फिजिक्स स्टैंडर्ड में भी किया होगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वो किस टाइप की डिवाइस थी जब हमने अपने टाइम पे 12th वगैरह के एग्जाम टाइम पे हमने वो प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी मैंने बता दी थी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलवीडीटी, इससे मैंने आप लोगों को समझाया था इसी को। ठीक है, जिसमें हमारी क्या इसमें यहाँ मोशन कराया जाएगा, ये वो वही हमारी फेरोमैग्नेटिक कोर है। ठीक है, इसमें हमारी 3 कॉइल्स यूज हो रही हैं। एक तो प्राइमरी कॉइल यूज हो रही है, ये इसको मैं पी से लिख देता हूँ, ये प्राइमरी कॉइल है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, S1 है और ये S2 है। ठीक है, ये कलर नहीं दिख रहा है, ये S1 है और ये S2 है। तो ये दो सेकेंडरी कॉइल्स इसमें यूज की जाती हैं। ठीक है, अब जब करंट प्राइमरी कॉइल की एसी सप्लाई, जब प्राइमरी, देखो यहाँ पे भी हमारा क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल और ये दोनों सेकेंडरी कॉइल। अब इनका कनेक्शन समझिए टीम। देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल का जो कनेक्शन जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो सप्लाई देंगे वो इसी में देंगे, तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल सप्लाई जा रही है। ठीक है, मतलब इसका कनेक्शन हमारा यहाँ से यहाँ से दिख रहा है। इसमें क्या देंगे हम लोग, इनपुट देंगे, इसमें हम लोग इनपुट एसी सप्लाई देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एसी, एसी करंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको फ्लो कराएंगे। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी S1 और S2 जो दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, उनका कनेक्शन अगर आप देखो तो S1 और S2 को तो सबसे पहले कनेक्ट किया गया है, इन दोनों को भी तो कनेक्ट किया जाएगा ना आपस में, तभी तो हमें वोल्टेज का डिफरेंस मिलेगा। तो S1 S2 को पहले एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। अब हमारा करंट आसानी से S1 से S2 में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और उसके एक वाले पोर्शन S1 के आउट वाले पोर्शन को एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके आउटपुट पोर्शन को एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में यानी S1 और S2 के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होगा इस कोर को स्लाइड कराने से, वो हमको यहाँ आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, किसकी तरफ स्लाइड कराने से किसकी तरफ वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, किसकी तरफ स्लाइड ना कराने से किस कॉइल की तरफ वोल्टेज कम हो जाएगा, तो इसमें ये डिटेल हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया इसमें, सबसे पहले कि हम लोगों ने प्राइमरी वोल्टेज यानी कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट हमने एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एसी सप्लाई जो कि कांस्टेंट रेट से है, नियत रूप से आ रही है, वो एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में दी। तो अब क्या करेंगे, इस कोर को, इसकी 3 कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 कंडीशंस क्रिएट होती है मैं आपको यहां दिखा देता हूं। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या होगी, जब आयरन कोर, चलिए अलग से दिखा देते हैं। पहली कंडीशन क्रिएट होगी जब आयरन कोर प्राइमरी तथा
सेकेंडरी वाइंडिंग जब हमारा जो आयरन कोर है जो फेरोमैग्नेटिक की थी वो प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य स्टैटिक कंडीशन में होगी। स्टैटिक कंडीशन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थिर अवस्था। स्टैटिक कंडीशन इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, ठीक है, ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है जब ये सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग के बिल्कुल मिड में रहेगी, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई मोशन हम लोग नहीं कराएंगे। मोशन हम लोग यहाँ से करा रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू या हम किसी मशीन डिवाइस के थ्रू इसे आगे पीछे स्लाइड कराएंगे। तो जब इसमें किसी तरीके का कोई मोशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जब कोई मोशन ना हो कि मध्य या दोनों वाइंडिंग के मध्य स्टैटिक कंडीशन, मतलब स्टैटिक का मतलब ही समझते हो आप लोग क्या होता है, कोई मोशन कोई गति नहीं है। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, नो वोल्टेज। नो वोल्टेज दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस सेकेंडरी वाइंडिंग और S1 S2 के बीच में हमारा यहाँ पे एक वोल्टेज क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है डिवाइस, उसे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। मैं वी दिखा देता हूँ, यानी वोल्टेज बता देगा। तो हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज हमारी जब हमारा करंट ही पास नहीं होगा, इसमें हमने एसी सप्लाई करी लेकिन इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकेट नहीं कराया, स्लाइड नहीं कराया, तो हमारा करंट क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ को स्लाइड कराया जाता है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव होंगे। ठीक है ना, जब किसी चीज़ को स्लाइड नहीं कराया जाएगा तो उसके अंदर है ना करंट पास होने की कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी, क्षमता कहाँ से आएगी, वो अपनी जगह पे स्थिर है। अब जब मैं ऐसे जैसे जैसे पास कराऊंगा तो जहाँ की जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होगा उसकी तरफ के जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम वोल्टेज की तरफ फ्लो कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से ही तो करंट फ्लो होता है, और वो जो फ्लो होगा, जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा वो हमको यहाँ पे वोल्ट मीटर में या गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है, तो आउटपुट में हमें नो वोल्टेज मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ आउटपुट वोल्टेज को मैं वी ओ से दिखा देता हूँ। वी ओ आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब व्हेन ये हमारी आयरन कोर है, व्हेन आयरन कोर को, जब आयरन कोर को प्राइमरी वाइंडिंग के राइट साइड में या राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ, ये कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस आपको इसी बिहाफ पे लिखनी है, समझ में आ जाएगा तो आप लिख लोगे। राइट साइड की तरफ स्लाइड कराया जाता है, स्लाइड कराया जाता है। दैट मीन्स जब आप लोग इस वाली आयरन कोर को, इस आयरन कोर को सेकेंड मिड में है अभी ये, ठीक है, जब आप लोग क्या करोगे, इसको इस डायरेक्शन में मोशन कराओगे, इस डायरेक्शन में मोशन कराओगे, दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग के राइट साइड में हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आ रही है, यानी कॉइल नंबर 2 आ रही है। ठीक है, जब उधर की तरफ कराओगे तो हमारा जो करंट है वो S1 से S2 की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब करंट S1 से S2 की तरफ फ्लो होगा तो हम लोगों को यहाँ पे S2 के आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे, दैट मीन्स V2 जो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ V1 समझ लीजिए, यहाँ V2 समझ लीजिए। ठीक है, तो V2 वोल्टेज जो होगा वो V1 वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो हम लोगों का आउटपुट में क्या मिलेगा, स्लाइड कराया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज में यानी कि VO जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल्स टू, मैंने वोल्टेज को वहाँ पे V2 से दिखा दीजिए या E2 से दिखा लीजिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
V2 माइनस V1 हो जाएगा, यानी वोल्टेज का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, इनिशियली वोल्टेज कितना था प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के S1 में, और जब हमने स्लाइड उसको कराया तो S2 में कितना पहुंचा, तो S2 का जो वोल्टेज होगा इसलिए मैंने उसको V1 से मैंने घटाया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझ में आए हो। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को मैंने 2 कंडीशन इसमें बता दी हैं, वर्किंग मैंने समझा दी है कि मेनली इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें आयरन कोर को स्लाइड कराया जाता है शेल के अंदर, जो स्टेनलेस स्टील की कोर बनी हुई है। ठीक है, इसमें 2 हमारी वाइंडिंग होती हैं, 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में एसी सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे जो मेनली हम लोग जो एसी सप्लाई देंगे वो प्राइमरी में ही देंगे, उससे फिर है ना हम लोगों का जो करंट होगा S1 S2 में फ्लो होगा, और वो भी फ्लो तब होगा जब इस आयरन कोर को हम लोग इसके अंदर मूव कराएंगे, तभी उसमें है ना इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे, क्योंकि अभी क्या है, कोर हमारी स्टैटिक कंडीशन में है, रुकी हुई है। जब इसे मोशन देंगे तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमें आउटपुट में वोल्टेज पता पड़ेगा कि दोनों S1 और S2 में क्या डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये 2 पॉइंट्स को समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो उसका तीसरा पॉइंट होगा मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ये वाली जो यूनिट है वो जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।